आदाब। आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों, आज फिर एक ख़ास एपिसोड को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज टीवी की टीम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मौजूद है। दोस्तों, आज जिस सब्जेक्ट पर हम बात करने जा रहे हैं वो मध्य प्रदेश के हज यात्री और उनकी समस्याओं पर आधारित है। आइए प्रोग्राम के पहले से हम आपको ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि हज क्या है और मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी ने इस बार क्या ख़ास तैयारियाँ की हैं। इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से हज एक बुनियादी रुकन है। हज इस्लाम का आखिरी रुकन है। हज की फ़र्जियत कुरान करीम, सुन्नत और इजमाए उम्मत से साबित है। सफ़र हज के लिए काबतुल्लाह का सफ़र किया जाता है। काबतुल्लाह दुनिया का मुनफरिद मकाम है जिसकी ज़ियारत हर साहबे अस्ताअत मुसलमान पर फ़र्ज़ है। यही वो मकाम है जिसमें अदा की जाने वाली हर नमाज दीगर मकामात के मुकाबले में 1 लाख गुना का ज़्यादा अजर व सवाब रखती है। काबतुल्लाह ही वो मकाम मुक़द्दस है जिसकी तरफ रुख किए बग़ैर किसी की नमाज मकबूल नहीं, चाहे वो दुनिया के किसी इलाके का रहने वाला हो। यहीं से अनवारुल रिसालत की किरणें फूटी, यहीं से हिदायत आलम के लिए आखिरी कलाम रब्बानी नाजिल हुआ। यही वो मकाम है जहाँ से आलम इंसानियत के लिए इंसानी हुकूक़ का एक ऐसा चार्ट जारी किया गया जिसकी नज़ीर दुनिया में आज तक पेश नहीं की गई। यही वो मकाम है जहाँ से दुनिया को मसावात का दर्स दिया गया। यहीं से महमूद व अयास का फ़र्क मिटाया गया। यही वजह है कि जब हज के अय्याम आते हैं तो दुनिया के गोशे गोशे से लाखों फ़र्जंदान तौहीद इसकी तरफ दीवानावार खींचे चले आते हैं। हज एक मुक़द्दस फ़रीज़ा है और हर मोमिन की ये ख्वाहिश होती है कि अल्लाह इसे ज़िंदगी में कम से कम एक बार सआदत नसीब फरमाए। यही वजह है कि आज़मीन हज सफ़र हज का फॉर्म भरने के साथ ही हज की मालूमात हासिल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इन मालूमात में कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जिन्हें किताबों से पढ़कर नहीं सीखा जा सकता। इसलिए उलमाए दीन जगह जगह पर आज़मीन हज के लिए हज के दौरान पेश आने वाली मुश्किलात और आज़मीन हज के सफ़र को आसान बनाने के लिए अमली मश्क भी करवाते हैं ताकि आज़मीन हज का हज मुकम्मल हो सके और आज़मीन हज जब सफ़र हज से लौटें तो इनकी ज़िंदगी में ऐसी तब्दीली आए कि वो लोगों के लिए एक नमूना बन सके। पैगम्बर साहब ने फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। 5 पिलर ऑफ इस्लाम। इस्लाम की बिल्डिंग कह लीजिए, इस्लाम का कसर इस्लाम जो है वो 5 पिलर पर कायम होता है, जिसमें नंबर 1 पर तो यह है तौहीद, यानी अल्लाह को एक मानना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार करना। दूसरा है नमाज, तीसरा है ज़कात, चौथा है रोज़ा और 5वां है हज। ये 5 अरकान इस्लाम जो फ़राइज़ इस्लाम कहलाते हैं। इसमें से आखिरी जो है वो है हज। इसमें से 2 चीज़ें देखी है, नमाज और रोज़े का ताल्लुक़ तो इंसान के बदन से है कि हर ईमान वाले को अदा करना है और इसमें कोई तखसीस नहीं, मालदार और गरीब की, हर एक को करना है। जो भी कलमा पढ़ लेगा उसको नमाज भी पढ़ना है, रोज़ा भी रखना है, क्योंकि इसका ताल्लुक़ बदन से है, बदनी इबादत कहलाती है। लेकिन ये 2 चार ज़कात और हज, इसका ताल्लुक़ मालदारों से है या माली इबादत है। हज ज़कात साल में 1 मरतबा दी जाती है मालदारों पर, और हज जो है 5वां रुकन, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बैतुल्लाह की तामीर करवाई, जो कुरान मजीद के अंदर एक सूरत है जिसका नाम सूरह हज है। मैं जितने नाजरीन जो इस साल जाने वाले हैं उनसे ये भी दरख्वास्त करूँगा कि वह हज पे जाने से पहले सूरह हज पढ़ लें। सूरह हज के अंदर ये तफसील मौजूद है कि जब अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए बैतुल्लाह की तकमील करा दी तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आवाज़ लगाई कि वअज़्ज़िन फिन्नास बिल हज, कि ए इब्राहीम अब आप ऐलान कर दीजिए कि क़यामत तक के आने वाले लोग इस बैतुल्लाह का हज करें। और फिर दूसरी कहा गया कि हज उस पर फ़र्ज़ होगा जो जिस जगह रह रहा है, दुनिया के जिस कोने के अंदर रह रहा है, वहाँ से लेकर बैतुल्लाह तक जाने का उसके पास ख़र्चा है और उसकी सेहत अच्छी है, यानी जा सकता है, मुस्तती है। हज मुसलमानों का सबसे बड़ा इज्तिमा है। इस इज्तिमा में दुनिया भर से लाखों फ़र्ज़ान तौहीद शिरकत करते हैं। इस शिरकत में जहाँ हर तरफ से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं फ़ज़ा में गूंजती रहती हैं, वहीं आज़मीन हज को हर कदम पर अरकान हज की अदायगी और दुआओं को याद रखना ज़रूरी होता है। कौन सी दुआ किस वक्त पढ़ी जाए, इसके लिए आज़मीन हज को बाकायदा तरबियत दी जाती है। इसके बावजूद बहुत से आज़मीन हज जो नौख़वानदा होते हैं गलतियाँ कर जाते हैं। आज़मीन हज को किन बातों का ख़ास ध्यान रखना चाहिए, इसके मुतालिक उलमाए दीन तरबियत के दौरान
इन आज़मीन हज को अमली मश्क भी करवाते हैं। उलमाए दीन का मानना है कि हज के दौरान आज़मीन हज को कहाँ पर क्या करना और कहाँ पर क्या नहीं करना है और अपने वक्त का वो बेहतर इस्तेमाल कैसे करें, ये बताना बहुत ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में ये मौका बार बार नहीं आता है। इसलिए आज़मीन हज को ये मौका गनीमत समझते हुए इस तरह की तैयारी के साथ जाना चाहिए कि आइंदा ज़िंदगी में इन्हें ये मौका मिले न मिले, कोई हसरत दिल में बाकी न रह जाए। हज इस्लाम का एक बुनियादी फरीज़ा है और इस्लाम के जितने फ़राइज़ हैं उसमें से 2 फ़रीज़े ऐसे हैं जो हर एक पर लागू नहीं होते हैं, सिर्फ़ उन साहिब हैसियत मुसलमानों पर लागू होते हैं जो इसकी इस्तिताअत रखते हैं। एक ज़कात और एक हज। ज़कात भी उन अहले ईमान पर फ़र्ज़ होती है कि अपने साल भर की घर की सारी ज़रूरियात पूरी करने के बाद और इतनी बचत उनकी हो जाए कि 75 ग्राम सोना या तकरीबन आधा किलो चांदी वो ख़रीद सके, इतना पैसा उनके पास बच जाता है और उस पर भी 1 साल गुजर जाए तो फिर 2.5% ज़कात आती है। जाहिर है कि इससे गरीब और नादार मुसलमान, रोज़ाना कमाने वाले, खाने वाले या मीडियम तबके के लोग वो मुस्तस्ना है, उनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। इसी तरह हज उन अहले ईमान पर फ़र्ज़ है जो अपने घर से अल्लाह के घर काबे तक सवारी के साथ सवारी पर सवार होकर वहाँ जाने, वहाँ से वापस आने की इस्तिताअत रखते हैं, जिस्मानी एतबार से भी फ़िट है और इतना पैसा उनके पास है कि सवारियों का ख़र्चा वो बर्दाश्त करें और जितने टाइम वहाँ पर हज के सिलसिले में रहे, 1 महीना 40 दिन, इतना घर का खर्च का भी इंतज़ाम करके जाए, उन लोगों पे फ़र्ज़ है। मसाइल जो वहाँ पेश आते हैं उन मसाइल के सिलसिले में हम तरबियती कैंप लगाते हैं हाजियों के उनको मसाइल बताएं कि आपको कब कब क्या क्या काम करना है। तो उसके लिए भोपाल में और भोपाल के आसपास दूसरे इलाक़ों के अंदर जैसे बुरहानपुर है, मुगावली है, चंदेरी है, अशोकनगर है, गुना है, कोरबाई है और दूसरे इलाक़ों के अंदर हम इस तरबियत के कैंप लगाते हैं और ख़ुद भी वहाँ जाते हैं और लोगों को जमा करके लोगों को समझाते हैं। भोपाल में भी यहाँ तरबियती कैंप लगाए जाते हैं। दोस्तों इसी के साथ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी, हज हाउस और आज़मीन हज के फ़राइज़ के साथ साथ उनके मसाइल भी। मध्य प्रदेश हज कमेटी दावे तो बहुत सारे करती है, लेकिन सच ये है कि मध्य प्रदेश स्टेट की बात करें, यहाँ की गवर्नमेंट की बात करें, हज कमेटी की बात करें तो आज तक आज़मीन हज का कोई भी वादा वफा नहीं हो सका। यही नहीं, मध्य प्रदेश के हज यात्री एक नहीं बल्कि 3 इम्बार्केशन पॉइंट से रवाना हुए, इंदौर, नागपुर और भोपाल। लेकिन अगर हम इनमें नागपुर के छोड़ दें, भोपाल और इंदौर की बात करें तो बहुत सारे दावे के बावजूद आज तक हज हाउस नहीं दिया जा सका। क्या इसकी वजह? आइए डालते हैं एक नज़र। मध्य प्रदेश में हज हाउस की तामीर का मामला बहुत पुराना है। मध्य प्रदेश के आज़मीन हज गुज़िश्ता 2 दहाइयों से इसके लिए तहरीक चला रहे हैं। इस तहरीक के बाद पहली बार 2003 में मध्य प्रदेश के साबका वज़ीर आला दिग्विजय सिंह के अहद में हज हाउस का संगे बुनियाद भोपाल की ईदगाह हिल्स पर रखा गया था, लेकिन ये मामला कोर्ट में चले जाने की वजह से ईदगाह हिल्स पर हज हाउस की तामीर नहीं हो सकी। इसके बाद मध्य प्रदेश में सियासी बदलाव आया और मध्य प्रदेश की आवाम ने कांग्रेस की जगह बीजेपी पर अपने एतमाद का इजहार किया। दूसरी कौमों के साथ मध्य प्रदेश के मुसलमानों ने बड़ी तादाद में बीजेपी के हक में वोट किया और इसका एतराफ़ एलानिया तौर पर मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह ने कई बार किया कि मध्य प्रदेश के मुस्लिम समाज की हिमायत इन्हें न सिर्फ 2003 में हासिल हुई बल्कि 2008 और 2013 के इंतखाबात में भी हासिल रही है। लेकिन इस बार के एतमाद के बावजूद मध्य प्रदेश में मुस्लिम मसाइल को लेकर कांग्रेस का जो नज़रिया था, इसी नज़रिए पर बीजेपी भी काम कर रही है।
2008 में जब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह दूसरी बार वजीर आला बने तो उन्होंने 100 दिन के अंदर मध्य प्रदेश में मुस्लिम समाज को हज हाउस की सौगात देने की बात की थी, लेकिन ये वादा 100 दिन क्या 200 दिन में भी पूरा नहीं हो सका। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि मध्य प्रदेश के आज़मीन हज भोपाल के अलावा इंदौर से सफर हज पर रवाना होते हैं और सूबाई हुकूमत के जरिए दोनों मकामात पर हज हाउस तामीर किए जाने का वादा किया गया था। लेकिन 2013 के इंतखाबात में जब कुछ माह रह गए तो सूबाई हुकूमत ने इंदौर में तो कोई हज हाउस की बुनियाद नहीं रखी। भोपाल में हज हाउस की बुनियाद ज़रूर रखी गई, लेकिन वो अब तक हज हाउस की तामीर का काम अधूरा है। रियासती हुकूमत और मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी ने हज 2013 की हज परवास के दौरान ये वादा किया था कि 2014 के आज़मीन हज नए हज हाउस से परवास करेंगे, लेकिन जिस रफ्तार से हज हाउस तामीर हो रहा है वो आपके सामने है और आप इसे देखकर खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस साल क्या आइंदा साल भी आज़मीन हज का हज हाउस से जाना मुश्किल नज़र आता है। हज हाउस की कमी, हज कमेटी के दावे क्या हैं और आज़मीन हज की मुश्किलात क्या हैं, आप खुद सुनिए। हज हाउस की तो कमी भाई, ये सब कच्चे में हज हाउस बन जाएगा, एक पक्की इमारत होगी, उसमें सारे इंतजाम होंगे, पूरी सहूलियतें होंगी। उस हिसाब से तो जो वादे थे अभी फ़िलहाल नहीं दिखते हैं। हज हाउस बनने के बाद ही उनको वादों को पूरा हो जाए तो वो हो सकता है। यहाँ पर उस हिसाब से पूरे इंतज़ाम नहीं है। रिहाइश की खासतौर से रुकने की जो है, जो हाजियों को छोड़ने आते हैं उनको रुकने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। आने वाला 3 साल 3.5 साल बाद जो विधानसभा का चुनाव है, वो चुनाव जब आएगा उससे पहले हज हाउस शायद वो कंप्लीट कर पाएंगे। अभी कोशिश करके अगर व्यवस्था बनाते तो बन सकती थी। और दूसरी बात यह है कि अभी तो वो इतने उतावले हो रहे थे इस बार हज में भेजने के लिए कि वो लोग जो भूमि पूजन नहीं करते उन तक से उन्होंने बुला के दबाव डाल के भूमि पूजन करा लिया, उन्होंने भूमि पूजन कर लिया, उसके बाद वो तैयार नहीं हो पाया। तो ये तो सरकार की करनी और कथनी में अंतर है, वो रहेगा। मध्य प्रदेश में हज हाउस न होने की वजह से आज़मीन हज को मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है। पहले जब सूबे से आज़मीन हज की रास्त परवास की सहूलियात नहीं थी तो मध्य प्रदेश के आज़मीन हज मुंबई और नागपुर से सफ़र हज पर रवाना होते थे, लेकिन मध्य प्रदेश के आज़मीन हज की एक लंबी जद्दोजहद के बाद सूबे के आज़मीन हज को रास्त परवास की सौगात मिली। पहले सूबे के आज़मीन हज के लिए इंदौर से रास्त परवास का सिलसिला शुरू किया गया। उसके बाद भोपाल के आज़मीन हज को ये सौगात हासिल हो सकी। इसके बावजूद मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट के आज़मीन हज को नागपुर एयरपोर्ट से सफ़र हज के लिए परवास करना होता है। इंदौर हो या भोपाल, दोनों मकामात पर आज़मीन हज को सफ़र हज पर भेजने के लिए आर्जी तौर पर ट्रांजिट पॉइंट बनाए जाते हैं। भोपाल में ये ट्रांजिट पॉइंट एशिया की बड़ी मस्जिद ताजुल मसाजिद के कैंपस में लगाया जाता है, जबकि इंदौर में यह आर्जी कैंप अल-शिफा हॉस्पिटल ग्राउंड पर लगाकर आज़मीन हज की खिदमत की जाती है। यहाँ ये बात वाज़े करना ज़रूरी है कि भोपाल हो या इंदौर, यहाँ पर आज़मीन हज के लिए जो कैंप लगाए जाते हैं और उनके क़याम व ताम का जो इंतज़ाम किया जाता है और उसमें जो अखराजात आते हैं उसे हज कमेटी या सूबाई हुकूमत अदा नहीं करते हैं, बल्कि इन अखराजात को इंदौर और भोपाल के अहले खैर हजरात अदा करते हैं। मध्य प्रदेश के आज़मीन हज और यहाँ की मुस्लिम तंजीमों की शिकायत ये है कि जब वो हुकूमत की तमाम शराइत को पूरा करने के बाद मुक़द्दस सफ़र पर रवाना होते हैं तो हुकूमतें उनके लिए हज हाउस की तामीर में इतनी अदम दिलचस्पी का मुज़ाहिरा क्यों करती हैं। दौर में तो जिस तरह से भी हुआ वो तसल्ली बख्श रहा, लेकिन इस साल जो भोपाल में जैसी उम्मीद की जा रही थी कि भोपाल में हज हाउस से यहाँ की हज का सफ़र का आगाज़ होता, वो उसने बड़ा मायूस किया। उसमें सबसे ज़्यादा बदकिस्मती ये रही कि मुख्यमंत्री के बार बार कहने के बावजूद, CPA के कहने के बावजूद, PWD के बार बार कहने के बावजूद, हमने जब जब ज़िला प्रशासन से कहा कि साहब ये कब तक पूरा हो रहा, तो उन्हें क्या बस हो रहा है, अभी हो रहा है, अभी हो रहा है, और उनके कहने के बावजूद जो है हज हाउस मुकम्मल नहीं हो सका। सिर्फ 5% काम को उन्होंने जानबूझ के रोके रखा। जब अप्रोच रोड की बात आई तो उसमें भी प्रशासन ने 2 तरह की बात कही, कभी कहा कि 8 फीट का रोड, कभी कहा 15 फीट का रोड। इस तरह से CPA ने भी और नगर निगम में भी, दोनों भी बराबर हमसे बार बार अखबार में कहते रहे, अपना बयान देते रहे कि हम सब बिल्कुल मुकम्मल कर देंगे और हज यात्रा वहीं से शुरू होगी, लेकिन वो नहीं हो सकी। दोस्तों इसी के साथ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपने देखा कि हज के फ़ज़ाइल क्या हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपने देखा कि मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी की अदम तवज्जुही, सरकार की अदम तवज्जुही के सबब आदमी ने हज को किन मसाइल से गुजरना पड़ता है। हज हाउस ना होना एक तो अपनी जगह मसला है ही है, लेकिन आदमी ने हज के मसाइल यहीं पर ख़त्म नहीं होते हैं। इस बार भी हमें देखते हैं कि ग्लोबल टेंडर की मांग को दरकिनार कर दिया गया और आदमी ने हज को जो फ़्लाइट दी गई, चाहे भोपाल हो या इंदौर, उनको घंटों इंतज़ार करना पड़ा। क्या इसकी वजह? आइए डालते हैं एक नज़र। हज 2015 के लिए हिंदुस्तान से जो आज़मीन हज सफ़र हज पर रवाना हो रहे हैं, उनकी तादाद 1,36,000 आज़मीन हज पर मुश्तमिल है। इसमें से 1 लाख के करीब आज़मीन हज कमेटी ऑफ इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम सफ़र हज पर रवाना हो रहे हैं। बाकी आज़मीन हज प्राइवेट टूर ऑपरेटर के ज़रिए मुक़द्दस सफ़र पर रवाना हो रहे हैं। हालांकि हरम शरीफ की तौसी की सबब इस साल भी आज़मीन हज के कोटे में कमी की गई है। सऊदी हुकूमत ने हुकूमत हिंद को जो हज का कोटा अलॉट किया है, हज कमेटी ऑफ इंडिया इसी कोटे को 2001 की मरदमशुमारी की बुनियाद पर हिंदुस्तान की तमाम रियासतों में मुस्लिम आबादी के तनासुब से तकसीम कर रही है। हज 2015 में करीब 34,000 आज़मीन हज का कोटा प्राइवेट टूर ऑपरेटर को भी अलॉट किया गया है। सऊदी हुकूमत के ज़रिए आज़मीन हज के लिए जो कोटा दिया जाता है, उस कोटे को प्राइवेट टूर ऑपरेटर कोटा देने की बात गुज़िश्ता कई सालों से की जा रही है। गुज़िश्ता साल मुख्तलिफ रियासतों की हज कमेटियों के दबाव के बाद प्राइवेट टूर ऑपरेटर के कोटे में बड़ी कमी करते हुए उनके कोटे को रियासती हज कमेटियों के आज़मीन हज के बीच तकसीम कर दिया गया था। लेकिन इस साल जिस तरह से प्राइवेट टूर ऑपरेटर को बड़ी तादाद में हज कोटा अलॉट किया गया है, उससे रियासती हज कमेटियों की बेचैनी में फिर से इजाफा हो गया है। इस बेचैनी का सबब ये है कि इससे रियासती आज़मीन हज का कोटा कम हो गया है। मध्य प्रदेश से हज 2015 के लिए 20,510 आज़मीन हज ने दरख्वास्त की थी, लेकिन हज कोटा कम होने की वजह से इस बार सिर्फ 2,752 आज़मीन हज को ही मौका मिल सका। जैसे एयरलाइंस को देख लीजिए आप, गए साल कोई पुरसान हाल नहीं था, हाजी कब आ रहे हैं, हवाई जहाज़ का कोई पुरसान हाल नहीं, कहीं फ़्लाइट उनको अहमदाबाद छोड़ दिए, घर वाले यहाँ आए हैं, परेशान हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई मुस्तकिल ज़िम्मेदार जवाब देने वाला नहीं है। तो या तो इसका एक सेटअप उनको भारत सरकार को ग्लोबल कर देना चाहिए, हज कमेटी को एक ऑटोनमस बॉडी बना देना चाहिए। सऊदी हुकूमत ने हज 2015 के लिए हिंदुस्तान को जो कोटा अलॉट किया है, ये कोटा वही है, लेकिन इस कोटे में बड़ी तादाद में प्राइवेट टूर ऑपरेटर का कोटा मुख्तस किए जाने से रियासती हज कमेटियों के सामने मसाइल खड़े हो गए हैं। हज 2015 के लिए मध्य प्रदेश से 20,510 फॉर्म दाखिल किए गए, लेकिन मध्य प्रदेश के आज़मीन हज को जो कोटा अलॉट किया गया वो 2,752 आज़मीन हज पर ही मुश्तमिल है। इंटरनेशनल कोटे के तहत मध्य प्रदेश को कुछ और सीटें अलॉट की गईं, जिसकी मदद से मध्य प्रदेश के आज़मीन हज का कोटा 3,089 आज़मीन हज तक ज़रूर पहुंचा। लेकिन मध्य प्रदेश में आज़मीन हज की तादाद ज़्यादा होने के सबब सूबाई हज कमेटी को रिजर्व कैटेगरी के आज़मीन हज के लिए क़ुरा अंदाज़ी करना पड़ी। 20,510 एप्लीकेशन इसमें हमें मिली है और उसको देखते हुए कोटा जो 2752 सीटों का मिला था, तो वो हमें मध्य प्रदेश के लिए बहुत कम लगा। मैंने जैसे ही कोटा इशू हुआ, मैं दिल्ली गया और विदेश मंत्री सुषमा जी से बात की। आपसे यही गुजारिश है कि प्राइवेट टूर ऑपरेटर का कोटा बंद किया जाए और ये कोटा पूरे हिंदुस्तान के सूबों में बांटा जाए, ताकि जो हाजी हमारे इंतज़ार कर रहे हैं वो उनका इंतज़ार ख़त्म हो और वो इस्लाम का 5वां फरीजा हज अदा कर सकें। हमने इस बार 2752 का कोटा मिलने के बाद फिर उन्होंने हमसे कहा कि आपकी 4 साल वाली वेटिंग हम कंप्लीट कर देंगे। तो अल्लाह के करम से 4 साल की जो हमारी 385 वेटिंग बनी थी, उसमें से 268 क्लियर हो चुके हैं। हज 2015 के लिए मध्य प्रदेश के आज़मीन हज ने इंदौर, भोपाल और नागपुर से परवाज़ ज़रूर की, लेकिन आज़मीन हज के मसाइल कम नहीं हो सके। आज़मीन हज गुज़िश्ता कई सालों से सफ़र हज की परवाज़ के लिए ग्लोबल टेंडर की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस बार भी आज़मीन हज की ग्लोबल टेंडर की मांग पूरी न हो सकी। आज़मीन हज को एयर इंडिया और फ्लाई नास एयरवेज से सफ़र हज पर रवाना किया गया। इंदौर के आज़मीन हज हो या भोपाल के, इन्हें गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी कई घंटे फ्लाइट के लेट होने का खामियाजा भुगतना पड़ा। इस
बार मुल्क से करीब 1,36,000 हाजी हज पे जा रहा है और जितना भी पैसा मांगा जाता है जो अखराजात के लिए वो हाजी दिल खोल के देता है। यहाँ तक कि उसकी वेटिंग में भी दुआ करता है कि मेरी वेटिंग क्लियर हो जाए, मेरा नंबर आ जाए। मुराद ये कि जब उससे जितना पैसा मांगा जाता है वो देता है तो फिर उसको उतनी सुविधाएँ क्यों नहीं मिलती। अभी देखा जाए कि जो सब्सिडी है तो सब्सिडी के नाम पे क्या उसको मिल रहा है, इसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। ग्लोबल टेंडर नाम पे क्या हुआ, अभी नया तजुर्बा है कि भाई इस बार किसी नई फ्लाइट को मध्य प्रदेश से दिया गया है मौका। वो पिछले साल का तजुर्बा बड़ा कड़वा रहा है, लोगों का सामान घुमा है, फ्लाइट लेट हुई है, हाजी भूखा प्यासा एयरपोर्ट पर खड़ा रहा है। और अब के जो एक ये रहा कि सूटकेस दिए गए हैं और एक मखसूस कंपनी के नाम पर दिए गए हैं और वो उसके जो वेट है वो करीब 10.5-11 किलो के आसपास आ रहा है और 40 किलो फी हाथी के ऊपर वेट रहता है। अब 10-10 किलो के अगर 2 सूटकेस आ जाते हैं और उसमें भी शिकायत मिल रही है कि भाई इसमें कुछ टूटा हुआ है, अड्डा है, सामान कैरी नहीं कर पा रहा है। अब उसको सुधारने के लिए उसको जब बोला जाता है कि सुधारना है तो कहा जाता है कि आप सर्विस सेंटर पर जाइए, इसकी रिपेयरिंग वहीं होगी। और हाजी के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो भाई वापस जाए, फिर सुधराए और फिर वो दूसरे कामों को अंजाम दे। सफ़र हज पर आज़मीन हज को मुश्किलात से बचाने के लिए हज कमेटी के ज़रिए खादिमुल हज्जाज को भेजा जाता है। ज़ाब्ते के मुताबिक 300 आज़मीन हज पर एक खादिमुल हज्जाज भेजा जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी ने इस ज़ाब्ते को भी पूरा नहीं किया। ये सब तो अपनी जगह है ही, लेकिन मध्य प्रदेश के आज़मीन हज की खिदमत के लिए जिस तादाद में हज कमेटी में स्टाफ होना चाहिए उसका भी फुकदान है। हज कमेटी का जो लोग हैं वो एक महदूद हैं। 4-5 लोग क्लर्क हैं, एक अधिकारी है, एक चपरासी है। मतलब बदकिस्मती मध्य प्रदेश के हज कमेटी की है कि यहाँ का मध्य प्रदेश हज कमेटी में सिर्फ 4-5-6 लोग ही पूरे उसको चलाते हैं। तो अब वो बेचारे, अब उनको अपन मोरिद इल्ज़ाम नहीं ठहराएंगे, मोरिद इल्ज़ाम शासन को ठहराएंगे जब उनको मालूम है कि ये दो नहीं 3 एबार्केशन पॉइंट हैं। आपकी नॉलेज में एक बात और ला दूं कि एक एबार्केशन पॉइंट नागपुर है जो कि मुंबई से जाते हैं, उनको खादिम ही नहीं मिलता है। मतलब यहाँ से जो तो हर फ्लाइट में, इंदौर में और भोपाल में तो हर फ्लाइट में एक खादिमुल हुज्जाज जाता है, लेकिन नागपुर का जो एबार्केशन पॉइंट है उनका तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं होता। ना तो यहाँ की हज कमेटी जाती है और ना वहाँ के लोग जाते हैं। वहाँ के बेचारे लोग महाराष्ट्र सरकार के लोग जो हैं उन बेचारों को भेजते हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 400-500 होती है। मध्य प्रदेश की तश्कील 1956 में हुई। उस वक्त से लेकर आज तक मध्य प्रदेश के इक़्तिदार पर 2 ही पार्टियों का कब्जा रहा है, जिनमें बीजेपी और कांग्रेस के नाम काबिल जिक्र हैं। लेकिन इन दोनों पार्टियों की सोच में अक़लियतों को लेकर आज तक कोई बदलाव नहीं आया। ये दोनों ही पार्टियां अक़लियतों के मसाइल को लेकर बातें तो बहुत करती हैं, लेकिन जब इन्हें अमल में लाना होता है तो हमेशा किनारा कशी करती हुई नजर आती हैं। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में आज़मीन हज ही नहीं, अक़लियतों की तरक्की से वाबस्ता दूसरे इदारों के ख्वाब भी अधूरे ही नजर आते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के हज यात्रियों, यहाँ के आज़मीन हज के मसाइल पे आधारित ETV का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब यहीं पर ख़त्म होता है। दोस्तों, हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें इस पते पर लिख भेजिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने हमारा पता नोट कर लिया होगा। अगले हफ्ते फिर एक ख़ास एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मेहताब आलम को दीजिए इजाज़त। आदाब।